नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए बीपीएससी के कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए प्रीलिम्स, मेंस, उनके ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज़, आंसर राइटिंग सीरीज़, उनके एवेल्युएशंस बाय हमारी अनुभवी टीम द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य वीडियो की तरफ। इस वीडियो में प्रमुखतः 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से है जो ग्लोबल जेंडर गैप यानी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के बारे में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इंटरनेशनल वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि। अर्थशास्त्र इकोनॉमी में 81 बॉन्ड्स जो काफ़ी चर्चा में रहा है, खास करके यस बैंक के कोलैप्स और उसके मैनेजमेंट को लेकर, उस पर एक प्रश्न है। बिहार की आर्ट एंड कल्चर पे एक क्वेश्चन है पटना कलम पर। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रिसेंटली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट इज इट एंड डिस्कस। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक क्या है और इस पर चर्चा करें। तो पहले देख लेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या चीज़ है। तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा हर साल यानी कि वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जेंडर इक्वालिटी यानी सारे विश्व भर में लैंगिक समानता को मेजर करना, और उसके लिए वो 4 मुख्य पैरामीटर्स का यूज़ करता है, जिसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी कि राजनीतिक आधिकारिकता, ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशन, अटेनमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी की, यानी कि महिलाओं के कितनी राजनीतिक अधिकारिता यानी कितनी की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में कितना अच्छा प्रयास हो रहा है, शिक्षा की प्राप्ति क्या है और आर्थिक भागीदारी कितनी है। इस वर्ष का जो रिपोर्ट है या सूचकांक है, उसमें यह पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर देशों ने अच्छा नहीं किया है, और इसका प्रमुख कारण कोविड को माना जा रहा है, और जो ग्लोबल एवरेज है वो भी कम हुआ है। अब भारत और जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो भारत को बहुत ही खराब स्थान 156 देशों में से 140वां स्थान मिला है। और अब देख लेते हैं कि किन किन पैरामीटर्स पर, जो 4 पैरामीटर्स थे, उन पर भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसमें राजनीतिक भागीदारी में पहले जो 23.1% थी वो घटकर 9.1% रह गई है, और इसमें इसका स्कोर है 150 में से 151, ठीक है, 150 में से 51वां स्कोर है इसका। इसमें कंपैरेटिवली बाकी देशों की तुलना में फिर भी ठीक है, लेकिन यह घटी है, और इसी वजह से इसका रैंक और कम हुआ है। दूसरा देख लेते हैं कि हेल्थ एंड सर्वाइवल यानी स्वास्थ्य की स्थिति में कैसा है। तो स्वास्थ्य की स्थिति में यह सबसे खराब है, हमने 156 में से 155वां स्थान है, और इसका कारण क्या है। तो मृत्यु दर यानी कि लो बर्थ रेट, हाई मातृ मृत्यु दर का ऊंचा होना, लिटरेसी रेट खास करके महिलाओं में कम होना, लोअर सेक्स रेशियो, स्कूल ड्रॉप रेशियो, इन सब का बढ़ना खास करके कोविड के समय में। तो इन कारणों से जो हेल्थ एंड सर्वाइवल में हम बहुत पीछे हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कम होने के बावजूद बाकी देशों की तुलना में हमारे रैंकिंग को ठीक माना जा सकता है, लेकिन हेल्थ एंड सर्वाइवल में हम बहुत पीछे रह गए। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक भागीदारी में भी हमने कोई बहुत टिकड़ी नहीं मारा है, उसमें भी बहुत ही ख़राब रैंकिंग मिली है, और ये मुख्यतः 3% यानी कि
पहले जो हमारी आर्थिक भागीदारी थी उससे और 3% कम हुआ है। वास्तव में 3% जो गैप है, जेंडर गैप, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो आर्थिक भागीदारी का गैप है वो और चौड़ा हो गया है, वो 3% पहले से और ज़्यादा बढ़ गया है। खास करके टेक्निकल जॉब, यानी कि महिलाएं जितना पैसा, एक भारत देश में जितनी पैसा महिलाएं महीने में या एनुअली जितना पैसा कमाती हैं वो पुरुषों की टोटल कमाई का 1/5वां हिस्सा ही है। और टेक्निकल जॉब पार्टिसिपेशन, यानी टेक्निकल लेवल के जॉब में सिर्फ उनके 29%, 100 में से केवल 29 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष। और हायर एग्जीक्यूटिव यानी टॉप CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, इस तरह के पोस्ट में तो और घटकर 4% हो जाती हैं, इसलिए हमको इसमें बहुत ही घटिया स्कोर मिला है। वैश्विक स्तर पर इसकी एनालिसिस क्या करेंगे तो हेल्थ पैरामीटर्स पे चाइना भारत से भी पीछे है। बांग्लादेश, भूटान बांग्लादेश के भारत के कंपैरिजन में भारत की तुलना में अच्छे स्थान पर है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बांग्लादेश का सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके हाल ही में 50 सालों में से कुल शासकों में से 2 महिलाएं रही हैं। अब जाहिर सी बात है, मुजीबुर रहमान के बाद खालिदा जिया हुई, उनसे एक प्रेसिडेंट हुए, और फिर शेख हसीना है। तो क्योंकि उनकी आज़ादी को कम वर्ष ही हुआ है और उसमें से भी जो 50% जो कंपटीशन है वो महिलाओं के द्वारा है, तो इसमें सबसे अच्छा राजनीतिक पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, राजनीतिक भागीदारी में बांग्लादेश जो है वो सबसे ऊपर है। इंडिया को उसके नेबर यानी कि अफगानिस्तान, पाक और उससे पीछे जो है, इंडिया से पीछे केवल से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सीरिया और इराक ही हैं। इसमें से स्थान हासिल किया है आइसलैंड ने। आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उन लोग ने। साउथ एशिया, जो अगर रीजन की बात करें, वैश्विक क्षेत्रों में बात करें, तो जो दक्षिण एशिया है उसका सबसे खराब प्रदर्शन हुआ है, और उसमें भी भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। और यह रिपोर्ट ये बताती है कि अभी पूरे विश्व को 135 वर्ष लगेंगे ग्लोबल जेंडर गैप, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो लैंगिक असमानता है उसको भरने के लिए 135 वर्ष और लगेंगे। और इसको अगर और बाइफर्केट करें तो दक्षिण एशिया में ये 195 वर्ष लगेंगे और यूरोप में इसे 52 वर्ष, और उसका एवरेज निकालते हैं तो 135 वर्ष। तो ये था जेंडर गैप। भारत ने क्या प्रदर्शन किया, वैश्विक स्तर पर क्या प्रदर्शन था, और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो भाई जो हमको पता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाना है, लिटरेसी को बढ़ाना है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना है, पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन बिल जो अटका पड़ा है पार्लियामेंट में उसे पास कराना है, पंचायत रिजर्वेशन बिल जो खास करके बिहार वगैरह जैसे स्टेट में 33% के आसपास है, और स्टेट्स में भी लागू करना है, इवन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लागू करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम बढ़ाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, उनमें रिजर्वेशन जैसे पॉलिसी को यूज़ किया जा सकता है, तो इन सब पॉलिसीज़ को यूज़ करके हम इसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि सिंधु जल संधि क्या है और इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें। की प्रोविजंस। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो सिंधु जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, तब तक तख्ता पलट हो चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई थी, और तख्ता पलट के बाद से चुनाव ही नहीं हो, चुनाव बहुत बाद में होते हैं पाकिस्तान में। भारत जैसा लोकतंत्र नहीं रहता है वहाँ, तो वहाँ के जो मिलिट्री के हेड होते हैं वही राष्ट्रपति बन जाते हैं। जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में 1960 में यह संधि साइन होती है, जिसका मीडिएशन कौन कराता है, तो इसकी मध्यस्थता जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा कराई जाती है, यानी विश्व बैंक इसकी मध्यस्थता करवाता है। और इसमें जो इंडस बेसिन है, यानी कि सिंधु नदी का जो बेसिन को 2 पार्ट में, पूर्वी एवं पश्चिमी बेसिन में बांट दिया जाता है। पूर्वी बेसिन में क्या क्या है, तो सतलज, रावी और व्यास नदी, और पश्चिमी बेसिन में झेलम, चेनाब, सिंधु। और भारत को जो पूर्वी पार्ट है, ईस्टर्न बेसिन की सारी नदियों को यूज़ करने, सारी पानी, उसका जितना पानी है उतना जितना जल है उसे यूज़ करने का अधिकार किसे मिलता है, भारत को। और पश्चिमी, ये आप जैसे कि मैप देख रहे हैं, तो ये जो 3 नदियाँ थी, रावी, व्यास और सतलज, ये जो है वो भारत यूज़ करते हैं। झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का पानी यूज़ कौन करता है, पाकिस्तान। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो इंडस बेसिन में, यानी कि सिंधु बेसिन में 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और 20% पानी भारत को। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में मैप का काफ़ी महत्व होता है। अगर आप मैप बना सकें तो बहुत बढ़िया होगा, आपके आंसर को डिटेलिंग प्रोवाइड करता है।
वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स टू बी लेफ्ट बाय इंडिया टू फ्लो इनटू पाकिस्तान। जो बाकी की जो पश्चिमी नदियां हैं उनका पानी भारत को यूज़ नहीं करना है और यूज़ भी इस तरह से करना है कि वो बह के जाए, यानी कि हम स्टोर नहीं कर सकते। इसका रन ऑफ वाटर यानी कि नॉन कंजम्पटिव नीड्स, गैर भोगकारी ज़रूरतों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो, रन ऑफ डैम हो। रन ऑफ डैम मीन्स ऐसे डैम जहाँ पर पानी स्टोर नहीं होता, वो केवल बहते हुए पानी पर एक हल्का सा चेक डैम बना के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फिर से पानी उसी मेन रिवर में छोड़ दिया जाता है, तो उसको कहते हैं रन ऑफ डैम। ऐसे रन ऑफ बांध, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा हम उसे स्टोरेज नहीं कर सकते। तो कुल जो इंडस बेसिन की जो कैपेसिटी है उसका 80% किसे मिलता है, उसका 80% मिलता है पाकिस्तान को, और उसका 20% जो बाकी की 3 नदियों के रूप में है, पूर्व नदियों के रूप में है, वो भारत को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है, जब वो लोअर रिपेरियन स्टेट है, जो लोअर स्टेट में वहाँ सिंधु नदी का भाग ज़्यादा है, इसलिए सिंधु नदी का पानी उसे ज़्यादा मिलता है। इसमें तिब्बत से भी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन चीन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसमें परमानेंट इंडस कमीशन यानी कि एक स्थायी सिंधु आयोग, इंडस कमीशन का गठन किया गया है, जिसमें क्या है, इसके ऑफिसर जो है, दोनों कमिश्नर हर साल बैठकर आपस में बात विचार करके इसकी वर्किंग, इसकी इमेंसिएशन, इसके सफल कामकाज को रिव्यू करेंगे। तो इसी वर्ष जो है, कोविड की वजह से इसके पहले वाले वर्ष में तो नहीं आ सके, लेकिन इस वर्ष पाकिस्तान के कमिश्नर, इंडस वाटर के कमिश्नर भारत में आए थे, उन्होंने वर्क को रिव्यू किया था। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी समस्याएं क्या है। तो एरियाज ऑफ कंटेंशन क्या है, एक है किशन गंगा प्रोजेक्ट, जो भारत जो है वो झेलम नदी पर बना रहा है। फिर नीलम झेलम प्रोजेक्ट हो गया। ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट, जिसे हम वुलार लेक, जहाँ से झेलम नदी निकलती है वहाँ उलार झील कहते हैं, इसको तुलबुल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये अनंतनाग से बारामूला जाने के लिए एक वाटरवे हम बना रहे हैं, जिसमें पानी का रहना ज़रूरी है, तो इसलिए हम झेलम के पास एक झील बना रहे हैं और वो पानी को ऑल्टरनेट तरीके से तुलबुल जो है, उसकी एक सहायक नदी है, उसके ज़रिए हम अलग से स्टोर कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इसमें आपत्ति उठाया था, और इसके वो आपत्ति उठाने के बाद हमने यूनिलैटरली यानी कि बिना कुछ से कहे ही मान लिया और काम बंद कर दिया। लेकिन उसने फिर किशन गंगा प्रोजेक्ट में भी आपत्ति उठाई, पर उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया, इंटरनेशनल कोर्ट में गए और उसमें हम जीत गए। दूसरा कि जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, उसमें भी पाकिस्तान आपत्ति उठा रहा है। तो पाकिस्तान का मुख्यतः कश्मीर में कुछ भी करने के लिए वो आपत्ति उठाता रहता है, लेकिन इसमें तुलबुल एक उनका सही प्रोजेक्ट था, इसलिए हम पीछे हो गए। लेकिन हमने नीलम झेलम प्रोजेक्ट हो या फिर किशन गंगा प्रोजेक्ट हो और सतलज लिंक कैनाल हो, या आगे जाकर हमने जो रावी में जो लिंक कैनाल बनाए हैं, इंदिरा गांधी कैनाल हो, बाखरमगढ़ डैम हो, इस तरफ का डैम बनाकर अपने जो 20% वाटर है उसका हम पूरा यूज़ कर रहे हैं और आगे भी चलकर इस पर विचार करते हैं। क्या होता है कि अब इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से राजनीति होती है कश्मीर को लेकर, और भारत की पार्टियां जब राजनीति करती हैं, तो कभी कभी इस संधि को पुनः विचार के लिए सोचा जाता है कि क्या हमें इस संधि को माने रहना चाहिए। तो इस संधि के बारे में यह भी कहा जाता है कि विश्व की सबसे अच्छी संधि है और इस अभी तक माना जा रहा है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है, तो रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते, इसका भी ध्यान पाकिस्तान को रखना चाहिए। और इसीलिए जब जब भी हमले होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होता है, तो पार्टियां डिमांड करती हैं कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को रीविजिट करना चाहिए और उनका पानी रोक देना चाहिए। लेकिन ये एक अमानवीय कदम होगा, इससे भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में ठीक नहीं रहेगी। जो अपने आप को लोकतंत्र और एक पीसफुल कंट्री कहते हैं, तो इससे हमारी साख पर अच्छा इमेज नहीं पड़ेगा। हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अपने जो 20% हमें मिला है उसका पूर्णतः उपयोग करना है और आगे जाके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि उन पर प्रेशराइज़ किया जा सके, क्योंकि उसके पानी रोकने से पाकिस्तान सरकार को नुकसान नहीं होगा, वहाँ के लोग को नुकसान होगा, और ये एक एंटी ह्यूमैनिटेरियन, तो भारत की छवि के खिलाफ ये चीज़ जा सकती है। अब देख लेते हैं कि वाटर 81 बॉन्ड्स, आर्थिक क्षेत्र की 81 बॉन्ड जो है वो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड क्या है और वो क्यों न्यूज़ में। सो 81 यानी कि अतिरिक्त टीयर, एडिशनल टीयर बॉन्ड्स, यह एक तरह का अनसिक्योर बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो है वो सतत कार्यकाल के लिए, यानी कि एक परपेचुअल टेनर, इसका टेनर जो है वो फिक्स नहीं होता है, कितने भी समय के लिए होता है, और ये एक असुरक्षित बॉन्ड, इसको अनसिक्योर्ड बॉन्ड कहते हैं। अनसिक्योर्ड बॉन्ड इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसका जो है समय सीमा, इसकी मैच्योरिटी सीमा फिक्स नहीं होती, और ये कॉल ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक ये बॉन्ड इशू करेगा और वो जब चाहे तब इसे वापस भी ले सकता है। तो ये कॉल ऑन द मनी मार्केट है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और इनकम जो है वो भी ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि रिस्क है तो इसके वाली बात कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग इसमें पैसे भी लगाते हैं और अभी तक इनको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन येस बैंक के केस में ये हुआ था कि जो उसने 81 बॉन्ड इशू किए और उसको बाद में खरीदने से, फिर से लेने से मना कर दिया। बॉन्ड जैसे कि आपको पता है एक डील होता है, एक एग्रीमेंट होता है किसी इंस्टीट्यूशन और लोगों या इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के बीच कि यह एक पेपर है, उसकी एक कीमत मैं आपको डिसाइड करके दे देता हूँ, आप बदले में मुझे उतने पैसे दे दीजिए और फिर यही बॉन्ड, यही चीज़ मैं आपसे फिर से इससे थोड़े से अधिक पैसे देकर वापस खरीद लूँगा। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। लेकिन हाल ही में जब येस बैंक के लोगों ने इस बॉन्ड को खरीदने से वापस मना कर दिया तो यह संकट आ गया और मार्केट में काफ़ी इसकी वैल्यूएशन कम हो गई। इस खतरे को देखते हुए सेबी ने फिर इस पर कुछ रोक लगाई थी, वो हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो बेटर रिजल्ट होते हैं लेकिन रिस्की होते हैं, और कॉल ऑप्शन यानी कि बैंक जब चाहे उसे वापस खरीद सकता है, तो इसकी कोई मैच्योरिटी डेट जैसी नहीं होती है। लेकिन हाल ही के दिनों में बैंकों द्वारा जो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए एक बहुत प्रमुख साधन, पूंजी को मेंटेन करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में ये जो है 81 बॉन्ड्स उभरा है। ठीक है, इसका अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो 2020-21 में बैंकों ने इसमें $2.3 बिलियन इससे जुटाए थे। बॉन्ड्स आर कम्प्लीटली अनसुटेबल फॉर रेगुलर इनकम। जो रेगुलर इनकम बॉन्ड है, जो नियमित बॉन्ड है, उस तरह के लोगों के लिए, जो व्यक्ति जो नियमित रूप से बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो सेफ्टी चाहते हैं, वो सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल भी जो है सूटेबल नहीं है। ये जो है वो रिस्क तरह का, एक तरह का गैम्बलिंग रिस्क मार्केट है कि आप ज़्यादा बॉन्ड पैसे लगाइए, ज़्यादा रिस्क लीजिए और आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलने वाला है। मोस्टली जो है बैंक, ज़्यादातर बैंक इसे क्यों फ्लोट करते हैं, इस तरह के बॉन्ड का इंट्रोडक्शन ही क्यों होता है, तो उनको आपने सुना होगा कि बेसल 3 नॉर्म्स, बेसल स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहाँ पर दुनिया भर के विश्व बैंक आपस में बैठते हैं और बैंकों, यानी सब प्राइम क्राइसिस हुई थी 2008 में अमेरिका में, उसके बाद से बैंकों की स्थिति कैसे मजबूत रहे और इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में ना आए, उसके लिए वो अलग अलग नियम बनाते। तो उसी से बेसल में तीसरी एक मीटिंग हुई थी, उसने एक 3 नॉर्म कहा गया था कि आपको 11% जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, सो पर्याप्त अनुपात के रूप में जो है आपको 11% रूप पूंजीगत जोखिम के रूप में आपको रखना है। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो क्या है, वो हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड में। मोस्टली फुलफिल टू कोर द कोर टेट, यानी कि अब 11% जो है उनको अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रूप में रखना होता है, जिसमें से 9% जो है वो अपने कोर टियर, ठीक है, ये कैपिटल हो गया। बैंकों में 2 तरह के कैपिटल होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 2 जो होता है वो एक तरह से लोन होता है जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से बैंक उठाते हैं, और टियर 1 जो होता है उनकी खुद की संपत्ति होती है, इसको कोर कैपिटल भी कहते हैं। सो टियर 1 को कहा जाता है कोर कैपिटल, यानी कि मुख्य कैपिटल। उसी टियर 1 में 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होती है कॉमन इक्विटी और द एडिशनल टियर। तो यही एडिशनल टियर 1 को कहते हैं 81 बॉन्ड्स। कॉमन इक्विटी तो जो इक्विटी पे वो जगह इन्वेस्ट करते हैं, SLR, DLR, ZRR, उस तरह की चीज़ों से जो RBI की चीज़ें खरीदते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन पर्पज होता है, वो एक कॉमन इक्विटी होता है। तो अब वेटेड रिस्क क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई बैंक किसी व्यक्ति या संस्थान को जब लोन देता है तो बदले में कुछ कोलैटरल रखता है। अब जाहिर सी बात है कि वो कोलैटरल उतना नहीं होता जितना उसे लोन दिया जाता है, यानी 10 लाख का लोन लेने पर आपको 3-4 लाख रुपए के आसपास का कुछ कोलैटरल रखना होता है, पेपर रखना होता है। तो वो जो डिफरेंस हुआ 10 लाख के लोन और 3 लाख के कोलैटरल, यानी कि जो गिरवी रखने के बीच में, तो जो 7 लाख का डिफरेंस हुआ वो क्या, उसका विस्क, उसको कहते हैं रिस्क, जोखिम, भारित जोखिम, इसको कहते हैं वेटेड रिस्क। तो ऐसे हर बैंकों के पास कुछ कोलैटरल होते हैं और कुछ लोन होते हैं। तो उन दोनों का जब डिफरेंस हम निकालते हैं, टोटल लोन सैंक्शन माइनस टोटल कोलैटरल, यानी कि कुल ऋण तथा कुल संपार्श्विक के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है भारित जोखिम, यानी कि वेटेड रिस्क। और इसी वेटेड रिस्क का 11% जो है बैंकों को कैपिटल के रूप में अपने पास रखना होता है। यही बेसल 3 नॉर्म्स कहता है, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहते हैं। अब इसको कैसे निकाला जाता है, तो जो वेटेड रिस्क है, भारित जोखिम डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये होना चाहिए
11% के आसपास। अब उसमें भी 11% में से जो 9% है वो टीयर 1 कैपिटल उसके पास होना चाहिए और बाकी का टीयर 2। ठीक है, अलग अलग देश कोई 8 और 3 के कंपैरिजन में रखता है, कोई 9 और 2 के रूप में रखता है। भारत में क्या है, ये टीयर 1 में 9 होने चाहिए और टीयर 2 में 3% के पैसे, यानी कि उस कैपिटल यानी कि जो वेटेड रिस्क है भारत जोखिम का 11% तो आपके पास कैपिटल के रूप में होना ही चाहिए और उस 11% में से 9% टीयर 1 में और 2% टीयर 2 में। और उसी टीयर 1 में जब कॉमन इक्विटी में वो पैसा नहीं मिल पाता है, जो बैंक अपनी इक्विटी जारी करते हैं, तो उसके बदले में ये जारी करते हैं एडिशनल टीयर, जिसे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसल 3 नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए और मुख्यतः म्यूचुअल फंड्स वाले जो है इस बॉन्ड को खरीदते हैं क्योंकि इनमें रिटर्न जो है बढ़िया मिलता है। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि सेबी जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारा नियमन करती है, जो भी सिक्योरिटीज़ और जो शेयर मार्केट हुआ, कैपिटल मार्केट हो, उसको नियमन करती है सेबी, उसने इस पर मैच्योरिटी डेट लगा दी। जैसे कि आपको पता है कि इसकी मैच्योरिटी डेट तो होती नहीं थी, तो उस पर 100 वर्ष की मैच्योरिटी डेट लगा दी। अब इससे हुआ क्या कि जैसे ही आप इसका टाइम लिमिट फिक्स कर देंगे, इसकी मैच्योरिटी पता चल गई और मैच्योरिटी पता चल गई तो इसका जो कॉल वाला ऑप्शन था वो बंद हो गया। कॉल ऑप्शन बंद होने की वजह से क्या हुआ कि इसके प्राइस में, इसकी कमी में, इसकी जो मूल्य में गिरावट आने लगी और लोगों को जो है इसका भरोसा कम होने लग गया और लोग ने फिर इस बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया, खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब कोविड का समय है, बैंकों को पैसा चाहिए, वो पैसा लेंगे तब तो दूसरों को लोन देंगे, तब तो फिर कार्य, इकोनॉमी, आर्थिक गतिविधियाँ आने बढ़ेंगी। तो जब 81 का समय सीमा फिक्स हो गया तो जो उसका मेन इशू था, जिस पर रिस्क करके कॉल ऑप्शन था कि भाई जिसको चाहिए उसको खरीदना है अलग अलग और कोई समय सीमा नहीं होती थी, वो चीज़ हट गई और इसकी वजह से इसकी जो प्राइस है, इसकी वैल्यू में जो है वो कमी आने लगी, ओवरऑल कंप्लायंस, एंड दैट इज़ वाई उसने सेबी ने ये इस पर 100 वर्षों की जो है मैच्योरिटी डेट रखने से क्या हुआ, इसको नुकसान हो गया। और इस सेबी ने ऐसा क्यों किया, तो येस बैंक की कंडीशन को देखते हुए किया। दिस लेड टू द डिक्रीज इन द वैल्यूएशन ऑफ 81 बॉन्ड्स एंड फिर उसको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे कहा कि नहीं, ये कदम ठीक नहीं है, आप इस निर्णय को वापस लीजिए और सेबी ने फिर इसे वापस ले लिया। तो 81 की बॉन्ड समय सीमा फिक्स करने से जो उसकी वॉलेटिलिटी, जो उसका मेन पर्पस होता था कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, आप जब तक चाहें रखिए, जब तक चाहें बेच दीजिए, लेकिन 100 वर्ष की जैसी इसकी समय सीमा मुक्त हुई, उससे हुआ ये कि उसकी जो प्राइस है, वैल्यूएशन कम हो गई और इसकी वजह से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया तो बैंकों को पैसे मिलने बंद हो गए और उनका जो कैपिटलाइजेशन वाला जो इशू था वो फिर से हो गया। और अभी कोविड के समय में जब बैंकों के पास कैपिटल नहीं होगा तो वो ब्याज, जो कर्ज कहाँ से देंगे, और जब मार्केट में कर्ज नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो फिर आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी कैसे। इसको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे निर्णय को वापस लेने को कहा। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न, सेलिएंट फीचर्स ऑफ पटना कलम। पटना कलम के मुख्य फीचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसका बैकग्राउंड ये देंगे कि जैसे हमको पता है कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है मुग़ल वंश, जो मुग़ल एम्पायर का पतन जो है, मुग़ल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और जैसे ही मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू होता है, तो जब किसी भी बड़े साम्राज्य का पतन शुरू होता है तो वहाँ जितने भी काम करने वाले दरबारी हो गए, आर्टिस्ट हो गए, कलाकार, नृत्यकार, व्यंग्यकार, साहित्यकार, इनको मिलने वाला पोषक और संरक्षण बंद हो जाता है। अब उस पोषण और संरक्षण की उन्हें आदत लग जाती है तो उसकी तलाश में वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और जहाँ जहाँ अगल बगल में उन्हें कोई लोकल पैटर्नेज मिलता है, कोई सहायक मिलता है, कोई साक्षात्कार वाला व्यक्ति मिलता है, तो वहाँ वो स्थित हो जाते हैं, वहाँ जाकर वो अपना बसावट शुरू कर देते हैं। तो पटना कलम में भी यही हुआ कि जब मुग़ल एम्पायर यानी मौर्य सम्राट जब वो बिखरता है, टूटने की कगार पे आ जाता है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, तो धीरे धीरे जो है कलाकार हो गए या साहित्यकार हो गए, वो उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। और दक्षिण की तरफ बंगाल, जो एक दूसरा, बंगाल और अवध मुग़ल साम्राज्य के बाद दो अलग अलग शक्तियों के रूप में उभरती है। कभी विशेष करके बंगाल में जब ब्रिटिश शासन आता है तब वो कैपिटल भी होता है वहाँ कलकत्ता, और कलकत्ता का कैपिटल होने की वजह से वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक गतिविधि जो है वो विशेष रूप से बढ़ जाती है। और इसे देखते हुए धीरे धीरे माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वो पटना तथा बंगाल और लखनऊ ऐसी जगहों पर वो माइग्रेट करते हैं और अपने साथ क्या लेकर आते हैं, तो मुग़ल कालीन कला।
अब मुगल कालीन कला जो ग्रैंड कला होती है, यानी बड़ी भव्य महलों में बड़े बड़े पिक्चर, सजावट, सामान, लेकिन वैसी कला का व्यापारी, वैसे कला का मोल देने वाला व्यक्ति तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि उन्होंने अपने कला में कुछ बदलाव करना होता है। वहाँ की जो है लोकल, स्थानीय, सामाजिक और आर्थिक क्षमता को देखते हुए वो अपने कला में कुछ बदलाव करते हैं और उसी बदले हुए स्वरूप को हम पटना कलम कहते हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। यह पटना कलम ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह मुगल कालीन कला तथा यूरोपियन कला, क्योंकि उस वक्त से यूरोपीय भारत में आ जाते हैं और अपने कला भी लेके आते हैं। तो जो बेसिक है, यानी कि जिसका रूट है, पैतृक रूप से, मूल रूप से मुगल कालीन कला है, लेकिन इसको यूरोपियन रूप में फ्यूजन किया जाता है और फ्यूजन करके बनाया गया पटना कलम। So influence of the royal Mughal art by the local socio-economic. It is also described as a function of Mughal art and the contemporary of European style. और क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो मुगल एम्पायर ब्रेक हो गया तो बड़े बड़े लोग इसे खरीदने वाले नहीं रहे, इसको पैट्रोनेज नहीं मिला, तो अब इसका मार्केट जो है शिफ्ट हुआ। अब इसके कस्टमर जो है वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बदले छोटे छोटे आम लोग, लोकल हेडमैन, किसी गांव के, किसी ज़िले के, किसी समूह के जो लोकल हेडमैन वैसे लोग हुए, तो उनकी आर्थिक क्षमता जाहिर सी बात है कम होगी। तो ये धीरे धीरे आर्ट ऑफ द मिडिल क्लास, यानी मध्य वर्ग की कला के रूप में धीरे धीरे ये प्रचलित होने लगा, क्योंकि जो है इसके जो कलाकार हैं उन्होंने ये समझ लिया कि अब हमारा कस्टमर बेस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, जो हमारा ग्राहक आधार है वो धीरे धीरे बदल रहा है और इसलिए हमें भी बदलने की ज़रूरत है। इसी प्रकार वो इसे चेंज कर देते हैं। ऑल्सो नोन एज फिरंगी कलम। इस कला को फिरंगी कलम के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यह जो है एक यूरोपियन स्टाइल से भी मिलती जुलती है, तो इसलिए इसे फिरंगी कलम का नाम भी दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई रॉयल और ग्रैंड पैट्रोनेज तो था नहीं इनके पास, कोई शाही और भव्य संरक्षण न मिलने के कारण क्या हुआ कि ऑन डिमांड पेंटिंग शुरू हो गया, यानी जिसको जैसी पेंटिंग चाहिए अलग अलग क्लास की वजह से, तो उन्होंने अपने आप को डाइवर्स किया, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप में बदलाव लाए, जो ग्रैंडियोस पेंटिंग में बदल कर ऑन डिमांड पेंटिंग, ठीक है, ग्राहक आधारित पेंटिंग पर ये जो है शिफ्ट हो गया। यानी कि ग्रैंड पेंटिंग, जो ग्रैंड मुगल पेंटिंग से कहाँ शिफ्ट हुआ, ग्राहक आधारित पेंटिंग चित्रकला पे। मोर प्रिवेलेंट इन द अर्बन एरियाज इन द प्रेसिडेंसी। अब यह कहाँ पॉपुलर हुआ, प्रचलित कहाँ हुआ, तो उन शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर ब्रिटिश शासन था। कलकत्ता हो गया, उनके कलकत्ता के आसपास के रीजन तथा लखनऊ के आसपास के रीजन, ऐसी जगहों पे, पटना उस सब के आसपास के रीजन जहाँ जो ब्रिटिश हेडक्वार्टर था, क्योंकि पटना में जो लोग ज़्यादा आकर बसे थे और इसलिए इसे पटना कलम के नाम में रूप दे दिया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल पटना में विकसित हुआ, ये बंगाल में, कलकत्ता में, लखनऊ के आसपास भी काफ़ी रूप से विकसित होता है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जाहिर सी बात है कि जो है आवश्यकता ने आविष्कार को जन्म दिया। आवश्यकता क्या थी कि जो कस्टमर बेस शिफ्ट हो रहा है, बड़े महान कस्टमर के बदले अब छोटे छोटे कस्टमर मिल रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो बड़ी भव्य कलाएं होती थी, बड़े बड़े कैनवस में, बड़े बड़े मीटर्स में, है ना, बड़े बड़े आकार में जो पेंटिंग बनती थी वो अब मिनिएचर पेंटिंग बनने लग जाती है और कस्टमर के डिमांड से उसे बनाया जा सकता है। तो आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, वो अपने आप को इस रूप में बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक परिवेश में अपने आप को ढाल लेता है और इसी को कहते हैं पटना कला। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। विशेषता ये, जैसे कि हमने पहले बताया कि मिनिएचर पेंटिंग, पहले जो है वो ग्रैंड पेंटिंग हो करती थी, लेकिन जब उसका जो है आधार बदला, उनके जो खरीदने वाले का आधार बदला, ग्राहकों का आधार बदलता है, तो वो लघु चित्रकारी बन जाती है। कोई विशेष लैंडस्केप, यानी पेंटिंग में कुछ खास लैंडस्केप, बगल की अगल बगल की चीज़ों पर ध्यान दिए बिना केवल मुख्य पात्रों पर ध्यान दिया जाता है। फॉरग्राउंड इन शेडिंग, यानी छायांकन शैली में जो अग्रभूमि यूज की, इसमें एक विशेष तरह की पेंटिंग टेक्निक यूज़ की थी, इसको कजली स्याही कहते हैं, ठीक है, जो शेडिंग टेक्निक होती है। कोई ग्रैंडियोजिंग नहीं होता, उसमें भव्यता का कुछ बनता। कभी कभी इसे गजदंत, यानी कि एलिफेंट टस्क पर भी बनाया जाता था, यानी अमीर और प्रिविलेज्ड कस्टमर के लिए, जो ऐसे ग्राहक होते थे जो अमीर होते थे, रसूख वाले व्यक्ति, उनके लिए इसे हाथी के दंत यानी गजदंत पर भी नक्काशी की जाती थी इस तरह की पेंटिंग की। ब्रशेज जो है, यानी कि इसके जो चित्र हल्के सूअर के बालों से बनते हैं, ये इसकी विशेष विशेषता है। लाइट कलर स्केच, हल्के रंग के स्केच का उपयोग होता है। अफोर्डेबल पेंटिंग, जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है ग्राहक को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती थी और आपको पता है कि ये मध्य वर्ग का है तो ये इतना अफोर्डेबल होता था, तो ये
जो है किफ़ायती होता था, और इसमें इसलिए ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता था कि जो अपने आप में भी किफ़ायती हों, जैसे कि लोकल पेंसिल हो गई, सस्ती पेंटिंग होती थी, किफ़ायती पेंटिंग, लोकल पेंसिंग, लोकल कैनवस, डायरेक्ट पेंटिंग, डायरेक्ट शेडिंग, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके इसे किफ़ायती बनाया गया और सस्ता बनाया गया ताकि ये बिक सके और जो बेचारा आर्टिस्ट है उसकी रोज़ी रोटी चल सके, मध्यम वर्ग तक पहुंच जाता है। मोस्टली डिपिक्टेड टू द लोकल लाइफस्टाइल डे टू डे, यानी इसका प्रमुख जो विषय थीम ऑफ द पेंटिंग होती थी, ज़्यादा आम जीवन, रोज़मर्रा का जो जीवन होता था उसके चित्र, उसके वर्किंग एक्शंस को ये अपने आप में, तो ये इसका मुख्य थीम, उसकी मुख्य विशेषताएं होती थी। प्रेवेलेंट थीम्स यानी कि किस तरह से, तो लोकल त्यौहार, कुछ मेले, मार्केट के पिक्चर्स है ना, बाज़ार के पिक्चर्स, हेडलाइंस, और फिर कुछ प्रमुख एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, तो मछली बाज़ार हुआ, नाई की दुकान, सब्जी विक्रेता, दाह संस्कार, मुस्लिम हुआ। ये जो है इसके प्रमुख चित्रों हैं, यानी कि फेमस पेंटिंग्स है इस तरह की, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट है स्थानीय त्यौहार, बाजार चित्र, कार्यस्थल, स्थानीय शासक इत्यादि, लेकिन कुछ फेमस पेंटिंग इनके राज्य में हुई है वो ये चीज़ें हैं। मोर ऑफ एन इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट देन एन रोजगार, ऐसी बात है कि यह जो कला थी वो कला के बदले धीरे धीरे इसने एक सर्विस, एक सेवा का रूप लिया, और यह मुख्यतः जो है उन कलाकारों की आर्थिक पोषण और पालन के लिए उसने इन्हें इस्तेमाल किया। तो ये इनकी खास विशेषताएं थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।